नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीपी एडुकेयर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एक बार फिर मैं आपके साथ भारद्वाज आर के प्रारंभिक बैच के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी बेस्ड इस बैच में हमें तो सारी बारीकियां सीखनी है, वो सारी समझ विकसित करनी है जो आपके चयन के लिए आवश्यक है। अभी तक क्या था, हम सतही लेवल पर काम करते थे, पत्तों को तो सींचते थे, जड़ें बेचारी सूखी रहती थी। फसलों की गुणवत्ता और उनका जो चयन देखा है आपने कमीशन की तरफ से, उसमें अब हमें थोड़ा सा विषय के प्रति गंभीर होना होगा, उनके कॉन्सेप्ट को, उनकी समझ को समझना होगा, जो पिछले 2 क्लास में हमने बताया था। अभी शुरुआत के 2 क्लास विषय की समझ के लिए है, जिससे एक आइडिया मिल जाए कि हमारा एक सिलेबस क्या है। हालांकि आप जानते हैं, सिलेबस पता होगा तभी हम रणनीति बना पाएंगे, उसमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। इसी आधार पर ज्योग्राफी जैसे विषय के साथ हमने शुरुआत की थी। बताया था चाहे इंडियन ज्योग्राफी हम पढ़े, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़े, फिजिकल पढ़े, चाहे इकोनॉमिकल पढ़े, उसमें सब कुछ नहीं पढ़ना है। वो पढ़ना है जो सबसे ज्यादा आता है, जहां से क्वेश्चन बेसिक आते हैं। सीरीज चलती है डायरेक्शन के अनुसार। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, इससे पहले की क्लास में मैंने बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट ये है कि केंद्र और राज्य पिता पुत्र जैसे है, और जो सिस्टम सेंट्रल का है वही स्टेट का है, राज्य केंद्र की छाया है। आप किसी एक सिस्टम को समझ लें, दूसरा उसके पीछे पीछे चलती है। जहां गाय जाएगी वहां उसके बछड़े भी जाते हैं। तो सिंपल सी बात है कि उसमें भी एक अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक बातें हमें ध्यान रखनी होंगी। कौन से भाग हैं, उनके क्या विषय हैं, अनुसूचियां क्या है, उनसे भी क्वेश्चन आते हैं। सीक्वेंस भी आता है, क्रम भी आता है और कॉन्सेप्ट भी आता है। अब आज बात करते हैं इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम और मॉडर्न हिस्ट्री की। मॉडर्न हिस्ट्री में जो सबसे मेन टॉपिक है वो है आपका स्वतंत्रता संग्राम। और सही तरीके से आपका कोर्स आगे बढ़े, इसके लिए अभिनव सर और हमने विषयों का चयन कर लिया। तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत सर के हिस्से में आया, और आधुनिक भारत मेरे पास इसलिए रहेगा क्योंकि इसका संविधान से जबरदस्त कदम ताल है। तो हमें अब आपको बहुत ज्यादा से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जब हम किस मिशन पढ़ेंगे, गोलमेज सम्मेलन पढ़ेंगे, सामन कमीशन पढ़ते हैं, एक्ट 1935 पढ़ते हैं, मिंटो मार्ले एक्ट, मार्टिन चेंज फॉर रिफॉर्म्स, चार्टर एक्ट, इन सब में कहीं ना कहीं संविधान की खुशबू आती। तो जाने हमें पढ़नी है तो फिर एक के साथ एक फ्री चलेगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ शुरुआत के टॉपिक हैं जो माना जाता है जैसे जैसे इससे कंपनी का भारत में विस्तार होता है, यूं कहें जैसे जैसे यूरोपीय कंपनियां भारत में आती हैं, पुर्तगाली, डच, डेन, ब्रिटिश, फ्रांसीसी आई तो ये व्यापार के लिए, लेकिन व्यापार करते करते, उंगली पकड़ते पकड़ते उन्होंने पहुंचा पकड़ लिया, भारत के साम्राज्य पर कब्जा किया, और धीरे धीरे वो अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगे। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने भारत में अपने को व्यवस्थित करने के लिए कई संवैधानिक फॉर्मेट बनाए। तो भाई उनके एक्ट हैं, शुरुआत में चार्टर एक्ट जो कंपनी के प्रबंधन के लिए बनाए गए, बाद में वो एक्ट जो ब्रिटिश शासन के प्रबंधन के लिए बनाए गए। तो इसी तरीके से बढ़ता गया। अंग्रेजों ने जैसे जैसे भारत के सिस्टम को रंग में लाना शुरू किया, तो उनकी जो नीतियां हैं, उनके जो प्रशासन है, उनकी जो एक्टिविटीज हैं, वो जैसे बढ़ती गई, हमारी आजादी और ज्यादा सख्त होती गई। हम फड़फड़ाने लगे कि हमें अब आजादी मिलनी चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश पावर जितना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा, हमारी लिबर्टी उतनी ही ज्यादा अनसेफ होगी, हमारे मौलिक अधिकार उतने ही खतरे में पड़ेंगे। इसलिए जैसे जैसे स्ट्रगल आगे बढ़ता है, वैसे वैसे आजादी की झटपटाहट भी आगे बढ़ती है। तो पतन की राह में जो नौजवान चले वो हमें राह भी जाननी है, उस राह में जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं वो भी हमें समझनी है। तो सबसे पहले हम स्वतंत्रता संग्राम पर ही काम करेंगे। आज एक आउटलाइन दे देते हैं कि क्या पढ़ना है, क्या इसमें होना चाहिए, मेरे अनुसार क्या इसमें खास है। फिर इसी के अकॉर्डिंग जब नेक्स्ट शेड्यूल में हम आपसे मिलेंगे, तो सेक्शन बाय एक एक टॉपिक से अपने टॉपिक को आगे, बात को आगे बढ़ाते रहेंगे, और आप भी इसी तरीके से जुड़ते जाएंगे। हाँ, प्रश्न कैसे बनते हैं? अभी तक के जो 2 क्लास हुए मैंने बताया था, प्रश्नों की सीरीज या तो क्रम सीरीज वाइज होगी या उन कॉन्सेप्ट वाइज होगी। जैसे मान लीजिए कुछ घटनाएं दी होंगी, कुछ इवेंट दी होंगी, उनका सीक्वेंस क्रम पूछा जाता है। इतिहास का ये बहुत फेमस तरीका है पूछने का। ज्योग्राफी में जहां डायरेक्शन
का खेल है। वैसे इतिहास में कोई भी 4 इवेंट्स नदी जाती हैं, और इतिहास चूंकि घटनाओं का एक प्रवाह है, एक बहती हुई नदी के समान हमेशा आगे बढ़ता रहता है। हर घटना एक दूसरे से जुड़ी हुई है। उन्हीं 4 घटनाओं में चाहे क्रिप्स मिशन हो या कैबिनेट मिशन हो या साइमन कमीशन हो या कह सकते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन हो, इतिहास की इन प्रमुख घटनाओं का सही क्रम क्या होगा? ऑप्शन में 1 2 3 4 इस तरीके से ऑप्शन आएंगे, या कभी कभी इनका ईयर आएगा और मैचिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरीके से इसमें क्वेश्चन बनेंगे। आप सब जानते हैं क्रिप्स मिशन आपका 1942, कैबिनेट मिशन 1946, साइमन कमीशन भारत में 2 बार आया, ये क्वेश्चन पूछा गया था, और 28 में उन्होंने विजिट की, फिर साल के अंत में आया। गोलमेज सम्मेलन 1930, 31 और 32 तक 3 साल होते रहे। ये इनका सीक्वेंस है और इसी क्रम से इनको रखा है। साथ ही साथ हर इवेंट के कॉन्सेप्ट को भी हमें जानना है। ये साइमन कमीशन के बारे में कथन दिए हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कथन दिए होंगे, किस मिशन के बारे में दिए होंगे, तो उसमें आपने क्या समझा, इसको आप इस तरीके से समझेंगे। जैसे कोई मूवी होती है, कोई सिनेमा हम देखते हैं, उसकी एक अपनी स्टोरी होती है, उसी स्टोरी के अकॉर्डिंग उसके कैरेक्टर मूवमेंट करते हैं, अपनी कलाकारी करते हैं, अपनी अदाकारी करते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन अगर एक लघु कथा है, एक शॉर्ट मूवी है, उसके नायक हैं अमिताभ बच्चन, आम जनता, तो उसमें जो कुछ भी हुआ, चाहे वो भूमिगत आंदोलन चले हों, चाहे वो समानांतर सरकारें बनी हों, चाहे ऑपरेशन जीरो आवर हुआ हो, चाहे वो आसिफ अली हो, चाहे राम मनोहर लोहिया हो, तो इनकी सारी एक्टिविटीज हमें पता होनी चाहिए। वो भी कितनी भी अच्छी हो, अगर आपने उसको देखा ही नहीं, स्टोरी ही नहीं पता, कोई आपसे पूछे कि क्या हुआ, तो आप बता नहीं पाएंगे। वो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होना जरूरी है। जब वो क्लियर होगा तो घटनाओं के बीच का जो कदम ताल है अपने आप समझ में आएगा। तो ये बातें कहने से नहीं, करने से आएंगी। तो इस बार जब आप जुड़ेंगे, धीरे धीरे जो चीजें आपकी बेहतर हैं वो और बेहतर हो जाएंगी, जहां जहां चीजें ढीली हैं वहां थोड़ी सी और अच्छी होनी चाहिए, मेरा अपना अनुभव कहता है। तो इसी कड़ी में शुरू करते हैं भारत का स्वतंत्रता संग्राम, स्ट्रगल फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। वतन की राह में जो हमारा आंदोलन चला युवाओं का, हमारे सुंदर सेनानियों का, इसमें क्या खास है, समझने के लिए क्या है आपके लिए जो इम्पोर्टेंट इवेंट होंगी। तो मेरे अनुसार जो हमारा अपना एक्सपीरियंस है इतने वर्षों का इस विषय पर, वो ये स्ट्रगल में जब हम एंट्री करते हैं तो एक तरफ हमारी आजादी की जर्नी है, जो हम शुरू करते हैं सैनिक विद्रोह से। हालांकि इससे पहले भी कई छोटे-छोटे आंदोलन होते हैं, ऐसा नहीं कि आजादी की लड़ाई 1857 मंगल पांडे ने ही की, क्योंकि कई ऐसे रीजन हैं जो हमें स्ट्रगल के लिए प्रेरित करते हैं। तो जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो कई सामाजिक रीजन है, कई आर्थिक रीजन है, कई राजनीतिक रीजन है। उसी में जब हम पॉलिटिकल रीजन पढ़ते हैं तो बेलेजली की सहायक संधि, सब्सिडी अलायंस ऑफ बेलेजली से इसकी शुरुआत सही तरीके से होती है। छोटे छोटे रजवाड़ों को संधि के द्वारा जोड़ देना, एक दबाव से उनको अपने साथ रखना। तो सहायक संधि से जितने भी छोटे छोटे राजे रजवाड़े थे वो बंद से गए, और बची खुची कसर लॉर्ड डलहौजी ने पूरी कर दी। डलहौजी की जो हड़प नीति है, जो व्यक्तिगत सिद्धांत है, डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट की थ्योरी के आधार पर उन्होंने ताबुल में अंतिम कील ठोक दी, अपने प्रशासन की अति कर दी कि किसी भी तरीके से बाई हुक और बाई क्रुक जैसे तैसे एन केन प्रकार ब्रिटिश ध्वज और उसका साम्राज्य फैलेगा। तो उसे में दत्तक पुत्र को गोद नहीं लेना, झांसी का विलय हुआ, कुशासन के आधार पर अवध का विलय हुआ, युद्ध के आधार पर पंजाब का विलय हुआ। नॉर्थ से साउथ तक पूरे भारत में जितनी भी एजेंसी थी, जितनी भी रियासतें थी, सब मर्ज होती हैं। नतीजा ये हुआ कि हमें अपने घर से निकल के रोड पे आना पड़ा, और यहीं से आजादी की दास्तां शुरू हो जाती है। अभी तक क्या था कि हम अपने घर में थे, अंग्रेजों ने हमें हमारे घर से ही बाइकाट कर दिया। मणिकर्णिका लक्ष्मीबाई ने कहा मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। आप मूवी भी देखते होंगे, लेकिन फिर भी झांसी का विलय हो गया।
तो इसी तरीके से वाजिद अली शाह जो अवध के अंतिम नवाब थे, उन्होंने भी पूरी कोशिश की, लेकिन कुशासन के आधार पर उनको भी अवध छोड़ना पड़ा। ये अलग बात है, बेगम हजरत महल ने अपने सहयोगी के साथ अवध को पाने की कोशिश की, लेकिन उस समय हमारे पास कुछ ऐसे कारण थे जो हम इस विद्रोह को सफल नहीं कर पाए। फिर भी एक ऐसा विद्रोह था जिसने अंग्रेजों की आंख में आग डाल के दिखा दिया कि अब आजादी दूर नहीं। इसलिए 1857 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। ये वो गदर है जिसमें कई उड़ गए, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने हमें आजादी की दिशा और दशा दोनों को समझने में मदद की। तो इसीलिए हमारी जो स्ट्रगल की जर्नी है वो 1857 से स्टार्ट होती है, और यह यात्रा घूमते टहलते हुए कई अप डाउन होते हुए मंजिल में पहुंचती है 1947 को। इस पूरी जर्नी में जैसे रेलवे की जर्नी होती है, आप इस तरीके समझिए, उसमें कई माइलस्टोन होते हैं, कई स्टेशन होते हैं। तो आजादी की एक यात्रा है, इस यात्रा में कई छोटी मोटी घटनाएं हैं, और हमारी आजादी की एक्सप्रेस ट्रेन है वो इसी रास्ते से होकर निकलती है। बीच बीच में कई बार चेन पुलिंग हुई, हमारी ट्रेन रुकी भी, चाहे वो चोरी चुरा कांड हो, चाहे काकोरी कांड हो, उसी का पार्ट है। फिर भी हम आजादी की ट्रेन को चलाते रहे, भले ही उसके ड्राइवर गांधी जी हो या क्रांतिकारी हो। आजादी का कारवां चलता गया, लोग मिलते गए, कारवां बढ़ता गया। तो इस आधार पर इस पूरी जर्नी में कौन कौन सी इवेंट्स हैं, उनका सीक्वेंस, उनका क्रम आपको आना चाहिए, जो हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। इससे पहला फायदा ये होगा, जो बच्चे जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट बेहतर है उनकी टेस्ट अच्छी हो जाएगी, और सारी इवेंट्स का सीक्वेंस अगर पता रहेगा तो हमें ये भी पता रहेगा कि इनका सही क्रम क्या है। तो दो तीन क्वेश्चन अगर इससे बनते हैं तो आसान हो जाएगा। अगर हम संविधान पढ़ते हैं तो बिल्कुल गांठ बांध लेना कि संविधान के भाग, उनके विषय, अनुसूची, उनके विषय, स्रोत और उनके देश, इनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर आपने इनको हल्के में लिया तो ये आपको हल्का करेंगे। तो कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपकी अनुभव की कमी होने के कारण आप उनको हल्के में ले लेते हैं। कल भी हमने कुछ 2-4 सैंपल आपको दिए थे कि अगर क्वेश्चन आ जाए राजभाषा आयोग, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, ये सब संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनका क्रम आ सकता है, इनके आर्टिकल आ सकते हैं, इनके भाग आ सकते हैं, इनके बारे में जो है सो है। यही चीज इतिहास में लागू होती है। इतिहास घटनाओं का एक बहाव है, तो इस बहाव में हमें बहना नहीं है, घटनाओं को एक दूसरे जोड़ के आगे बढ़ना है। तो इसीलिए उनका क्रम आना चाहिए। तो कौन कौन सी घटनाएं किस किस क्रम से हुई, तो जब जो होना था तब तक सोचो हुआ था। उस समय की घटनाओं के ना तो आप साक्षी थे ना हम साक्षी, बस ये कि घटनाओं से हम ये सीखते हैं कि दोबारा ऐसी गलती ना हो। इतिहास सीखने का नाम है। तो ये जर्नी है, तो यही आपका मेन सेक्शन है। इसमें और क्या क्या है इसका डिटेल करेंगे, लेकिन कुछ चीजें और भी हैं जो हमें इसमें ऐड करनी है। एक तरफ आजादी चलती रही, हम उसके लिए लड़ते रहे, साथ ही कई ऐसे को फैक्टर हैं जो आजादी की इस रास्ता को आगे बढ़ाते रहे, आजादी की इस आग में, इस यज्ञ में अपनी आहुति डालते रहे। जैसे यज्ञ आप करते हैं तो उसमें आप घी भी डालते हैं, उसमें आप मेवा भी डालते हैं, जिससे आग और भड़कती रहे और यज्ञ हमारा चलता रहे। तो आजादी के इस महायज्ञ में और कई ऐसी घटनाएं हैं जिन्होंने अपनी आहुति दी और आजादी के यज्ञ को सफल बनाया। इन सबको भी आपको पढ़ना है। जैसे किसान आंदोलन, अब इसमें क्वेश्चन वैसे बनेंगे, तरीका वही है, चाहे टेबल वाइज हो, चाहे सीरियल वाइज हो, चाहे कॉन्सेप्टिव हो। भारत में नीचे दिए हुए किसान आंदोलन में नीचे दिए कथनों पर आप ध्यान दें। किसान आंदोलन में नील आंदोलन, अब नील आंदोलन आप पढ़ेंगे तो उसमें फिर उसका स्रोत क्या आया, नील दर्पण, बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ, सन्यासी विद्रोह, कई चीजें जो आपको उसमें मिलेंगी। फिर इसी में तेभागा मूवमेंट, तो आंदोलन कब हुआ, किस राज्य में हुआ, किस वर्ष हुआ, और कौन इसमें हुआ, क्या क्रम हुआ, ये सारी बातें इसमें आ सकती हैं। स्टेटमेंट आ सकते हैं कि बारदोली आंदोलन में वहां की महिलाओं ने सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी, ये सही है गलत ये आपको तय करना है। नील आंदोलन का उल्लेख दीनबंधु मित्र की पुस्तक नील दर्पण में मिलता है।
तो ऐसे कई ऐसे सेक्शन है। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ उसके बारे में बताता है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का कृष्णदास पाल का हिंदू पैट्रियार्ड भी उसके बारे में बताता है। ये सारे डिटेल तब मिलेंगे जब आप उसको विस्तार से थोड़ा समझेंगे। श्रमिक आंदोलन, लेबर यूनियन जितने भी हमारे हैं, ए तक, इन तक, तो ये कब हुए, कैसे हुए, इनका सीक्वेंस, तो ये जितने भी टॉपिक आप देख रहे हैं ये सब टेबल फॉर्म में है। एक तरफ इवेंट होगी, एक तरफ उनका ईयर होगा, और क्वेश्चन चाहे मैचिंग से आए चाहे सीरियल से आए। जैसे 4 श्रमिक आंदोलन दे दिए जाएंगे, ए तक, इन तक, रेट मूवमेंट आंदोलन और ऑल इंडिया श्रमिक आंदोलन। इसी तरीके से किसान आंदोलन में जो हमारी सभाएं हैं, उत्तर प्रदेश किसान सभा, अवध किसान सभा, बिहार किसान सभा, आंध्र किसान सभा, 4 है ना, ऑप्शन 4 हो गए। उत्तर प्रदेश किसान सभा, अवध किसान सभा, बिहार किसान सभा और आंध्र किसान सभा। इनके मेंबर आ सकते हैं, इनके ईयर आ सकते हैं, सीक्वेंस भी आ सकता है, ये आपके ऊपर है। जनजाति मूवमेंट जितने हमारे ट्राइब्स मूवमेंट्स हैं उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, इनका ईयर, सीक्वेंस और इनका जो डिटेल है। बिरसा मुंडा मोन्थ्रो और कोलभील, संथाल, किस आंदोलन में वहां की जो रैयत है उसने कहा था हम केवल महारानी की रैयत होना चाहते हैं और किसी की नहीं। इसी में आप पढ़ते हैं दक्षिण भारत में कई ऐसे आंदोलन हैं जो निम्न जाति मूवमेंट है, जिनको हम मंदिर प्रवेश आंदोलन भी कहते हैं, छुआछूत आंदोलन भी कहते हैं, चाहे वो आपका आंदोलन हो के लप्पण का आंदोलन, मंदिर प्रवेश मूवमेंट। इसमें जितने भी आंदोलन आपके हैं वो सब साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं, जिसमें आयंगर और नयनार के बीच की जो लड़ाई है, दो धार्मिक संप्रदाय उनके बीच, वो उसमें आपको देखने को मिलेगा। सामाजिक धार्मिक आंदोलन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें इनका बेसिक कॉन्सेप्ट है इनका ईयर, हेडक्वार्टर, स्थान और इनके समर्थक। अभी तक तो ऐसे चलता है, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, इनके संस्थापक। लेकिन जब थोड़ा सा डीप घुस के पढ़ते हैं तो कुछ चीजें जहां से पेपर बनाने वाला आपको फंसा सकता है, जहां पर आपकी नजर नहीं है। जैसे ब्रह्म समाज की बात करें तो जो ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज, अब देखिए राजा राम मोहन राय इसके चूंकि फाउंडर माने जाते हैं, तो ये ब्रह्म समाज आगे चल करके 2 भागों में विभाजित हो गया, आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज और भारतवर्षीय ब्रह्म समाज। ठीक, एक के फाउंडर थे देवेंद्र टैगोर, आदि मतलब है जो उसका मेन की ब्रांच है, जो ब्रह्म समाज की एक शाखा है, और जो अलग हुई वो है भारतवर्षीय ब्रह्म समाज, जो केशव चंद्र सेन की शुरू हुई। दोनों ही 1865 में अलग हुए, परिवार के 2 भाई 7-8 हो गए। जो ब्रह्म समाज आप सब जानते हैं 1828 में भारत की पहली सामाजिक धार्मिक संस्था, और अपने अपने तरीके से लोग काम करते रहे। आगे चल करके भारतवर्षीय ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ और ये बन गया साधारण ब्रह्म समाज। 1800 के आसपास आनंद मोहन बोस ने अपने को केशव चंद्र सेन से अलग किया। अलग करने की वजह भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि केशव चंद्र सेन ने बाल विवाह का विरोध किया, स्त्री के सुधार पर, उसके सम्मान पर बल दिया, उनका उत्थान हो। अपनी ही बेटी जो वयस्क नहीं थी उसका विवाह, बाल विवाह, बिहार के राजा से करा दिया। एक तरफ आप कहते हैं गुड़ खाते नहीं है, तो खाते भी है, तो नियम बनाइए तो उस पर आप चलिए भी। तो अपने सिद्धांतों से जब आप डगमगा गए तो भारतवर्षीय समाज अलग हुआ, इसका भी विभाजन हुआ और बन गया साधारण ब्रह्म समाज। ऐसे जब आप श्रमिक आंदोलन पढ़ते हैं तो ए तक, इन तक कई संस्थाएं, कई संगठन आपको मिलते हैं जो काफी इंटरेस्टिंग है, चाहे नारायण मल्हार जोशी हो, चाहे लाला लाजपत राय हो, चाहे बीबी गिरी हो, चाहे मानवेंद्र नाथ राय हो। तो किसका किससे संबंध है, चूंकि खुद भी पढ़ेंगे, थोड़ा समझा के पढ़ेंगे तो कोरिलेट करके जितना पढ़ेंगे उतना आपके लिए आसान।
अब आपके ऑप्शन हो गए 4, ए, बी, सी और डी। अब इनका फाउंडिंग ईयर, इनके संस्थापक से क्वेश्चन बन सकता है, या इनका सीक्वेंस आ सकता है, जैसे भी पूछा जाए वैसे स्टेटमेंट आ सकते हैं कि ब्रह्म समाज के संबंध में नीचे दिए हुए कथनों पर ध्यान दो। अब ध्यान दीजिए कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। उनके बारे में भी ढेर सारे रोला वर्ग के क्वेश्चन है। तो राजा राम मोहन राय को मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, आधुनिक भारत का पिता बोलते हैं, राष्ट्रीय प्रेस के जनक हैं। राजा की उपाधि उनको मुगल बादशाह अकबर ने दी, राय की बंगाल के नवाब ने दी। तो कई से नाम है जो उनके हिस्से में जाते हैं, कई से पॉइंट्स हैं, लेकिन आगे चल करके बिखर गया। तो आज ब्रह्म समाज भारतवर्षीय ब्रह्म समाज के बारे में इनके अंदर के जो कॉन्सेप्ट है उनसे प्रश्न बनेंगे। बताना यही चाहते हैं कि आप वहां जरूर अपनी एनर्जी को सेटलाइज करें जहां से प्रश्न बनते हैं, पता है कि आएंगे। अब इतना ब्रॉड सिलेबस है, जाहिर सी बात है सब नहीं आ सकता, लेकिन संभावना और अनुमान भी एक चीज होती है जिससे हम अपनी तैयारी करते हैं। यही पता हो यही 50 क्वेश्चन आएंगे तब तो फिर बात ही क्या। शिक्षा का विकास और भारत में पत्रकारिता ये बहुत हिट और फिट टॉपिक है। शिक्षा का विकास जब आप पढ़ेंगे तो भारत में इसमें भी कई संगठन है, और शिक्षा का माध्यम क्या हो, प्राच्य हो कि आंग्ल हो। इसके बाद मेकाले की फिल्ट्रेशन थ्योरी, शिक्षा को लेकर के जो भी डेवलपमेंट हुआ उसकी शुरुआत अगर हम देखेंगे तो वहां से जब आप उसको देखते हैं तो बुड के डिस्पेच से आप शुरू करते हैं। तो बुड के डिस्पेच, अब इसमें किसका किसका ईयर क्या है, क्या इसका फैक्ट्स है। तो कम से कम जो बुड का डिस्पेच है, इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे तो विश्वविद्यालय आयोग, रेले कमीशन, सैंडल कमीशन, सार्टोंग, ये सब इसमें आएंगे। कोई 17 में, कोई 19 में, वर्धा कमीशन। तो उसी कड़ी में और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो राधा कृष्ण कमीशन, फिर कोठारी आयोग, दौलत सिंह कोठारी के नाम से, और नई शिक्षा नीति जो है इनका सीक्वेंस। इसी में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो राममूर्ति कमीशन। तो 4 कमीशन दे दिए जाएंगे, राममूर्ति आयोग, कोठारी आयोग, राधा कृष्ण आयोग और मुदालियर आयोग, रैले कमीशन, सैंडलर कमीशन। और बताइए इनका सही क्रम क्या होगा, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो ये ऐसे सेक्शन है जिनसे हमें बचना नहीं है और उनको बनाए रखना है। इसके अलावा शिक्षा के संबंध में और बाकी जो बातें हैं, अब कोठारी आयोग और राधाकृष्ण आयोग की रिपोर्ट आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़नी है, उसमें वो चीजें निकाल लीजिए जैसे यूजीसी की स्थापना किसके आधार पर हुई, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसके सुझाव पर हुआ, आज जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है उसका मॉडल किसने तैयार किया। ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। और रही बात समाचार पत्र पत्रिकाओं की, समाचार पत्र पत्रिकाएं आजादी के वो ध्वनियां थी जिससे आजादी का बहाव बढ़ा तेजी से, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का माध्यम था। इसलिए अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा प्रतिबंध पत्र और पत्रिकाओं पर लगाया। जैसे आज जब कहीं देखा होगा कि माहौल खराब होता है, दंगे की संभावना हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे कश्मीर हो, तो वहां पर सरकार नेट की सुविधाएं बंद कर देती। पेपर पढ़ने से उतना बंद करने से फर्क नहीं पड़ेगा जितना नेट से, क्योंकि हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, सब 5G की स्पीड से कम्युनिकेशन डेवलप करते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल साइट हमारे पास है। तो ऐसी स्थिति में माहौल खराब ना हो जाए तो हम कुछ समय के लिए इंटरनेट सेवाओं को प्रतिबंधित कर देते हैं। और उस समय ब्रिटिश इंडिया में तो सोशल साइट थी नहीं, पत्र पत्रिकाएं ही थी जिनके माध्यम से हम अपनी बात को उधर से इधर और इधर से उधर शेयर करते थे। तो जब पत्र ही नहीं रहेंगे तो कैसे हम जनता समझेगी कि चल क्या रहा है। तो ऐसी स्थिति में कई बैन लगे इस पर, चाहे वो सेंसरशिप एक्ट हो, चाहे वो लाइसेंसिंग एक्ट हो, और सबसे खतरनाक एक्ट चाहे वो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, तो राजनीति के समय लगाया गया। फिर भी हमारी पत्रकारिता जीवंत रही, चलती रही, क्योंकि राजा राम मोहन राय से लेकर के कृष्णदास पाल, कई से नाम थे जिन्होंने इसको दिशा और दशा दी। कौन कौन से पत्र हैं और कौन से उनके संपादक हैं, सबसे बड़ी बात है क्या उनका लैंग्वेज है। कभी कभी क्या होता है इन्हीं में से कोई बेसिक क्वेश्चन बन जाता है। अब कहां कहां से बन सकता है, इस छोटी सी क्लास में सबको तो नहीं बता सकते। हमारा काम केवल एक आपको आईना दिखाना है। आप अपने को साफ सुथरा देखेंगे तो आईने के पास आएंगे,
गांधी जी की जो पत्र पत्रिकाएं हैं, उनके जो पत्र हैं, जैसे आपका यंग इंडिया, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, तो कभी कभी क्या होता है कि इनका क्रम पूछ दिया जाता है कि किस क्रम से ये हुई। 4 पत्रिकाएं आ जाए, नवजीवन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, तो इनका क्या सीक्वेंस होगा या क्रम होगा। इस तरीके से भी कभी कोई प्रश्न बनते हैं। तो ये वो इवेंट्स हैं, वो फैक्ट्स हैं, वो एलिमेंट्स हैं जो आजादी के स्टेप में अपना भी काम ईमानदारी से करते हैं। यानी इनको भी हमें पढ़ना जरूरी होगा, तभी जाकर के स्वतंत्रता संग्राम हमारा कंप्लीट। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब स्वतंत्रता संग्राम का जो ट्रैक है, जो जर्नी है, आइए उसको देख लेते हैं। इस जर्नी की शुरुआत वैसे देखा जाए 1857 से होती है, लेकिन उससे पहले भी हमारे कई सैनिक आंदोलन होते रहे। वेल्लोर का सैनिक विद्रोह हुआ, लेकिन सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से जो विद्रोह माना जाता है, सैनिकों की बगावत, वो है 1857 का रिवोल्ट। ये चूंकि कांग्रेस की स्थापना से पहले हुआ था, इसलिए उसको प्री कांग्रेस मूवमेंट भी कहा जा सकता है। इसलिए मैंने लिख भी दिया आपको समझाने के लिए, सैनिक विद्रोह या प्री कांग्रेस मूवमेंट, जो 1857 में हुआ था। और इस आंदोलन के बाद अंग्रेज चाहते थे एक ऐसा मंच हो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो उनको, भारतीयों को जोड़े। इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का उदय हुआ। अगर ये ब्रिटिश हैं, अंग्रेज हैं, और ये हम भारतीय हैं, इंडियन, तो अभी तक क्या था, 1857 का विद्रोह होने के पीछे की वजह यही थी कि भारत में जो काउंसिल, जो ब्रिटिश एक्ट थे, जैसे अधिनियम 1813, जैसे कंपनी की मोनोपोली खत्म हो गई, चीन और चाय के अलावा बाकी व्यापार में अन्य कंपनियां भी भारत आएंगी। चीन के साथ उसकी व्यापार पर मोनोपोली चलती रहेगी और चाय के व्यापार पर भी चलती रहेगी। धीरे धीरे कंपनी के आर्थिक अधिकार कम हो गए, अन्य कंपनियां भी भारत में बिजनेस करने आएंगी। फिर आगे चल करके 20 साल और बीते। 1833 में कंपनी के आर्थिक अधिकार पूरी तरीके से समाप्त हो गए। अब वो व्यापार नहीं करेगी, तो उसने बहुत ज्यादा अपना क्षेत्र विस्तार किया। तो अब कंपनी पूरी तरीके से हो जाएगी राजनीतिक संस्था, जिसका काम है प्रशासन बढ़ाना, ब्रिटिश पताका को अधिक से अधिक फहराना। इसी कड़ी में आगे चलकर डलहौजी जैसे गवर्नर जनरल आ जाते हैं, जो बेलगाम तरीके से अपनी नीतियों से भारत के राज्यों को विलय करने की कोशिश करते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है, तब जरूरत होती है विद्रोह की। उस विद्रोह का नाम है 1857 का विद्रोह। इस विद्रोह के बाद एक आता है अधिनियम 1858। महारानी विक्टोरिया के अनाउंसमेंट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी विद बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तर उसका बन जाता है और भारत से वो विदा हो जाती है। 1600 में व्यापार करने आती है अकबर के समय, और 1858 में उसका भारत से काम तमाम हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं जहां 1813 के एक्ट में कंपनी के आर्थिक अधिकार कम होना शुरू हुए, 1833 के एक्ट में कंपनी पूरी तरीके से राजनीतिक बन जाती है। लेकिन 1858 के एक्ट में कंपनी के दोनों पर कट जाते हैं, ना आर्थिक बचता है ना राजनीतिक बचता है। भारत का प्रशासन अब सीधे ब्रिटिश क्राउन के द्वारा होगा, महारानी के नेतृत्व में। महारानी के अंडर में एक पद होगा जिसका नाम है भारत सचिव, इंडियन सेक्रेटरी, और गवर्नर जनरल का नाम अब हो जाएगा वायसराय। दोनों मिलकर के देश को चलाएंगे। इसीलिए अगले आने वाले जो एक्ट है उसमें पेड़ की सीरीज मिलती है। मिंटो मार्ले एक्ट 1909, मॉन्टेग्यू चेंज फॉर रिफॉर्म्स 1919, ये सब आपको मिलता है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी जब थी, जब ये विद्रोह हुआ, तो अंग्रेज भी चाहते थे भारतीयों से जुड़े, क्योंकि विद्रोह बहुत ज्यादा इसलिए हो गया क्योंकि कनेक्टिविटी जो थी वो कम हो गई थी, और जब संवादहीनता नहीं होगी तो रिश्ते दूर होते जाएंगे। तो इन दोनों के बीच में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक ब्रिज का काम किया, जो इन दोनों को जोड़ने के लिए बना। लॉर्ड डफरिन के समय एओ ह्यूम इसके फाउंडर थे।
यहां से कांग्रेस युग शुरू हो जाता है, जो आप जानते हैं। 1885 से कांग्रेस पार्टी की स्थापना हो जाती है। 1947 हमने इसलिए लिखा क्योंकि 1947 में हम आजाद हो जाते हैं। बाकी बातें तो संविधान में लोग पढ़ते हैं। अब यहां से हमारा जो कांग्रेस का आंदोलन है, नेचर के अनुसार इसके 3 चरण मिलते हैं: नरम युग, गरम युग और गांधी युग। नरम युग का मतलब है लिबरल युग पीरियड। इस दौर में जितने भी लीडर्स थे, सोल्डर्स थे, वो काफी सीनियर थे, सोच उनकी काफी उदारवादी थी। उनको लगा था कि विनय से, रिक्रूट से हाथ जोड़ के अपनी बात हम मनवा सकते हैं। वक्त नहीं आया था कि क्रांति की जाए इस तरीके से खुल के, इसलिए इसको उदारवादी युग कहते हैं। 1885 से लेकर के बंगाल के विभाजन से पहले तक यही पॉलिसी चलती रही। जो घर के सीनियर्स थे, वयोवृद्ध लोग थे, चाहे वो दादा भाई लोजी हो, चाहे वो दीन साहब बाचा हो, चाहे वो गोपाल कृष्ण गोखले हो, चाहे वो फिरोज शाह मेहता हो, इन्होंने अपने अपने तरीके से अंग्रेजों के साथ काम किया। उनको लगा कि अंग्रेज भारत के वेलफेयर के लिए काम करेंगे। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी का नेटवर्क बढ़ने लगा, नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ने लगे, और जैसे जैसे 1905 आया, कांग्रेस में कई हजार लोग जुड़ चुके थे। तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजों को लगा कि ऐसा ना हो कि कांग्रेस एक बहुत बड़ा मंच बन जाए, जो बन गया था लगभग। अगर ऐसा होगा तो नई मुसीबत हमारे लिए बढ़ जाएगी। तो डफरिन के बाद कर्जन का जब नंबर आता है 1905 में, तो प्लान बनता है क्यों ना भारत की जो राष्ट्रीयता है, जो अखंडता है, जो हिंदू मुस्लिम की यूनिटी है, उसको तोड़ने की कोशिश की जाए। यहीं से बंगाल के विभाजन का रास्ता बना। उसमें भारत में जो ब्रिटिश स्टेट थे, मद्रास, बॉम्बे और बंगाल, पंजाब, ये सब ब्रिटिश स्टेट थे। आज का बांग्लादेश भी इसी में आता है, तो कह सकते हैं कि ये उसमें का बंगाल स्टेट था। कर्जन ने इसी बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पूर्वी स्टेट, पश्चिमी स्टेट, एक की राजधानी ढाका, एक की कलकत्ता। बाकी और भी स्टेट थे, जैसे बॉम्बे स्टेट, इसमें आज का गुजरात और महाराष्ट्र, मद्रास, इसमें आज का तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है, पंजाब, इसमें आज का पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ है। तो यहां से गर्म युग की शुरुआत हुई। बंगाल के विभाजन के आसपास अब यह तय हुआ कि विभाजन में बर्दाश्त नहीं है और हम भारत को खंड खंड होने नहीं देंगे। इसके लिए आंदोलन चलाएंगे। यहां स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है। तो स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है तो जो कुछ यूथ हैं, युवा हैं, वो क्रांति के रास्ते पे जाते हैं, और कुछ ऐसे यूथ हैं जो कांग्रेस में भर्ती हो जाते हैं, कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। उसी में लाल वाल पाल जैसे लोग आते हैं, और यहां से चूंकि वो आप जैसे यूथ हैं, युवा हैं, गर्म खून है, तो इसलिए कांग्रेस गर्म युग हो जाता है। तिलक कहते हैं कि अब हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा बाबा, भिक्षावृत्ति आप मेरे बस का नहीं है। अब स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अपने ही घर में हम रह रहे हैं, अपना ही देश मांग रहे हैं, और हाथ जोड़ के मांग रहे हैं। इनको तरीका है, हम हाथ जोड़ के नहीं, हाथ तोड़ के लेंगे आजादी। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस में यूथ और सीनियर दोनों का मिक्सअप होता है, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं चल पाता। 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है और कांग्रेस की पहली फूट होती है। इन सारी घटनाओं को हम अगली क्लास में विस्तार से बताएंगे। तब फिर इनको एक एक करके एग्जाम के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी के पैटर्न पर, जो एनसीईआरटी का मतलब यहाँ ये ध्यान रखना, एनसीईआरटी पौधों की जड़ें हैं। हर विषय की जो रूट्स होती हैं वो हमें वहां दिखाई पड़ती हैं। एक बेसिक जो आजकल की जो गाइड्स हैं वो चीजों को ऊपरी सतह से मलाई निकाल निकाल के बना देते हैं, लेकिन कोई बेसिक बुक्स जो बच्चों के लिए एकेडमी लेवल में लिखी जाती है, उसमें इतनी डेप्थ और बेसिक गहराई होती है कि बच्चे की जमीन तैयार हो जाती है, उसकी पिच तैयार हो जाती है। मकान का प्लेटफॉर्म, नींव जितनी मजबूत होगी उतने ही मजबूती से खड़ा रहेगा। एनसीईआरटी बेस पर जो हम बुक्स पढ़ते हैं, उनका जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, यानी हम बेसिक चीजों को पढ़ते हैं। अब वो चाहे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम पढ़ें या कोई बेसिक बुक्स जो आपके पास हो। अब हल्की फुल्की गाइडों से काम नहीं चलेगा। अब ये नहीं कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि चंपारण में मिली
अब आपको ये जानना पड़ेगा कि चंपारण आंदोलन में हुआ क्या था। तो गर्म आंदोलन यहां शुरू हुआ 1905 से लेकर 1919 तक चलता रहा। उनके बीच की कई घटनाएं हैं जो क्रम से होती हैं। इसी बीच 1919 में रोलोटेक्ट के कारण जलियांवाला बाग की इवेंट हुई। जलियांवाला बाग घटना से गांधी जी ने अपनी राष्ट्रीय राजनीति की शुरुआत की। या थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गर्म युग हमने 19 तक क्यों लिखा कि 1919 में ही रोलोट एक्ट पास हुआ, उसी के विरोध में जलियांवाला बाग की घटना घटी। लेकिन गांधी जी भारत में अपनी राजनीति शुरू कर चुके थे। गांधी युग में 19 लिखा है, कुछ बच्चों को खटक रहा होगा कि 17 क्यों नहीं लिखा। लिख सकते हैं, तो यहाँ गांधी युग राष्ट्रीय युग है, नेशनल उनकी जो एंट्री है। जैसे क्रिकेट में एक खिलाड़ी देवेंद्र ट्रॉफी खेलता है, रणजी ट्रॉफी खेलता है, दिलीप ट्रॉफी खेलता है, स्टेट लेवल पर वो लोकप्रिय हो जाता है, फिर नेशनल टीम में उसका चयन हो जाता है। तो गांधी जी ने भी रोलोट एक्ट, जो उनका पहला राष्ट्रीय आंदोलन है, पहला राष्ट्रीय मैच है, पहली नेशनल इनिंग है, खेलने से पहले 3 लोकल मूवमेंट किए थे, जो भी हम आगे इसका विस्तार करेंगे। जिससे पहला था चंपारण, फिर था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, फिर था खेड़ा, ये था कैक। गांधी जी के आंदोलन का सही क्रम भी पूछा जाएगा, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, सीए की कैक, इसके बाद फिर रोलोटेक्ट और बाकी आंदोलन। लेकिन ये तीनों आंदोलन गांधी जी के लोकल मूवमेंट थे, क्षेत्रीय मूवमेंट थे। चंपारण किसान आंदोलन था, जो गांधी जी की राजनीति का पहला प्रवेश द्वार कहलाता है, एक लोकल मूवमेंट, जहां से वो गांधी से महात्मा गांधी बने। अहमदाबाद मिल मजदूरों के बोनस से संबंधित था, जिसमें गांधी जी ने पहली बार स्ट्राइक का प्रयोग किया। ये दूसरा आंदोलन है, फर्स्ट यूज ऑफ स्ट्राइक इन अहमदाबाद मिल मजदूर मूवमेंट। और उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे तो किसान आंदोलन का अगला स्टेप है खेड़ा मूवमेंट, जो गुजरात में हुआ था, जिसमें किसानों की लगान के विरोध में आंदोलन हुआ। इसमें भी स्ट्राइक का प्रयोग किया, और इसमें हर आंदोलन में उनके समर्थक अलग अलग थे। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब पढ़ाते समय जो जो क्वेश्चन पूछे गए अभी तक, वो सब दिमाग में तैरने लगते हैं कि ऐसे आया था, तो हमको फिर वैसे ही मन करता है आपको समझाने के लिए, क्योंकि अभी विस्तार से बहुत ज्यादा नहीं जा सकते। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि जहां चंपारण आंदोलन होगा वह राजकुमार शुक्ल होंगे, जहां खेड़ा आंदोलन होगा वहां इंदुलाल याग्निक होंगे, जहां अहमदाबाद मिल आंदोलन होगा वहां अंबाबाई, साराबाई, अनसुईया, वेन जैसे लोग होंगे, जिन्होंने गांधी जी के अलग अलग आंदोलन में उनका सपोर्ट किया। बारडोली आंदोलन है तो सरदार पटेल फिर आ जाएंगे। तो 1919 से गांधी जी की पहली राजनीतिक पारी शुरू होती है, यहीं से गांधी युग शुरू होता है, जो तब तक रहता है जब तक हम आजाद हो नहीं जाते। तो कुल मिलाकर के आजादी के ट्रैक में एक तरफ कांग्रेस से पहले सैनिकों का विद्रोह है, फिर कांग्रेस विचारधारा जो 3 अलग अलग फ्लेवर से जुड़ी है। लेकिन इन सबके बीच हमारे मेन हाईवे के किनारे सर्विस लेन भी होता है, इधर भी होता है उधर भी होता है। तो जरूरी थोड़ी कि आप हर समय हाईवे पर ही चलते रहें। जब जाम लग जाता है, जब रास्ता नहीं मिलता है, तो हम गाड़ी नीचे घुमा लेते हैं और फिर ऊपर आ जाते हैं, कभी ऊपर से नीचे, कभी नीचे से ऊपर। यही यहां भी हुआ। क्रांतिकारी आंदोलन कभी हाईवे पर चले, कभी सर्विस लेन पर चले, क्योंकि आजादी के मामले में, आजादी को पाने में इनका भी बहुत बड़ा रोल है। इनकी हम अनदेखी नहीं कर सकते, इनके साथ सौतेला व्यवहार नहीं कर सकते। भगत सिंह हो जाए, राम प्रसाद बिस्मिल हो, अशफाक उल्लाह खां हो, इनकी जो कुर्बानियां हैं वो व्यर्थ न जाए। भगत सिंह एक विचारधारा है, तो आजादी के ट्रैक में इनकी भी क्या भूमिका है, तो हमें स्ट्रगल में इनको भी जानना होगा। ऐसे भी कई अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो कहीं गायब ना हो जाए, तो कभी कभी इनको अनदेखा कर देते हैं, हल्का हल्का छोड़ देते हैं। तो पहले समझ लीजिए है क्या चक्कर। जैसे कांग्रेस युग जो 3 अलग अलग स्टेप हैं, चरण हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। वैसे क्रांतिकारी आंदोलन की अगर हम शुरुआत देखते हैं स्टेप सिस्टमेटिक तरीके से, जब किसी तरीके से प्री प्लान करके हमने किसी को मारने की कोशिश की, मर्डर करने की कोशिश की, 1897 से की, जब महाराष्ट्र में जिम सोसाइटी व्यायाम मंडल संस्था का उदय हुआ चापेकर ब्रदर्स के द्वारा। रैंड और एमहर्स्ट पहले ऐसे ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जिनका हमने प्री प्लान मर्डर किया।
भारतीय के द्वारा, किसी भारतीय के द्वारा किसी ब्रिटिश की पहली हत्या, फर्स्ट ब्रिटिश मर्डर बाय ए इंडियन इन इंडिया फर्स्ट टाइम। और यही काम विदेश में हमने पहली बार किया जब मदन लाल ढींगरा ने वायली की हत्या की लंदन में। 1897 से क्रांतिकारी आंदोलन शुरू होते हैं और 1930-31 तक ये आग बुझ जाती है, लेकिन धुआं और उसकी धमक, खनक और ठनक बनी रहती है। अब यहां से थोड़ा आपको मुझे और समझाना पड़ेगा कि गांधी युग और क्रांतिकारी आंदोलन के बीच में क्या रिलेशन है। इसके लिए हम थोड़ा और आगे चलते हैं। आपके लिए अगर जाने के लिए हमने पहले से ही कुछ स्लाइड बना ली थी जिससे समय थोड़ा बच जाए। देखिए, गांधी युग को यहां पर हमने 1917 ही रखा, 17 से 47 तक, और क्रांतिकारी आंदोलन 1897 से 30-31 तक। लेकिन यहां पर हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इतना अगर समझ लेंगे तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के आधार पर चीजों को और बेहतर कर पाएंगे। गांधी जी ने अपनी राजनीतिक पारी, क्रिकेट में इनिंग नहीं होती, फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग, तो जो पहली इनकी इनिंग है वो 1917 में हुई और जो चली लगभग 21-22 तक। अशोक आंदोलन के खत्म होने के बाद, क्लोज होने के बाद गांधी जी को जेल हो जाती है और उनका आंदोलन डाइवर्ट हो जाता है। तो 22 हमने इसलिए लिखा। फिर आगे चल करके जब नमक सत्याग्रह शुरू होता है 1930 में, तो नमक का तो बहाना था, गांधी को दोबारा आना था। तो यहां से उनकी सेकेंड इनिंग शुरू होती है तब तक जब तक हम आजाद हो नहीं जाते। यही हाल इधर भी है। क्रांतिकारी आंदोलन भी भारत में 2 अलग अलग दौर में हुए, इनके भी 2 कह सकते हैं इनिंग्स हैं। अब यहां पर इनका टाइम देखिए, 1897 से 1917 और 1924 से 1930। अब इन दोनों को एक साथ हम मिलाने की कोशिश करते हैं इस कहानी के माध्यम से, और यही आज का टास्क था। इतना समझाने के बाद आप समझ जाएंगे और आपको समझना चाहिए कि पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है। गांधी जी के भारत में आने से पहले 1915 में उन्होंने भारत में एंट्री की। उनके आने से पहले भारत में एक लंबे समय से धूम धड़ाका चल रहा था, यानी क्रांति की बात हो रही थी, क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे। देखिए, 1897 से 1917 में क्रांतिकारी आंदोलन के 2 चरण हुए। ये पहला दौर है जो आंदोलन भारत में भी हुए और विदेशों में भी हुए। जब इसको डिटेल से पढ़ाएंगे तो बताएंगे, लेकिन भारत में कहां कहां हुए। सबसे पहले महाराष्ट्र में हुए, जिसमें जिम सोसाइटी में चापेकर ब्रदर्स, उसके बाद मित्र मंडली अभिनव भारत, बीडी सावरकर, थोड़ा संभले तब तक बंगाल का विभाजन हो गया, तो ढाका समिति, अनुशीलन समिति, युगांतर, ये संस्थाएं चली जिन्होंने अपने तरीके से आजादी की बात की। इसी में खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी ऐसे लोग आ जाएंगे। इसी कड़ी में पंजाब में सूफी अंबा प्रसाद, अजीत सिंह आ जाएंगे। विदेशों में अगर चलते हैं इसी दौर में, तो विदेशों में कई छुटपुट संस्थान मिलते हैं, संगठन। उसमें सबसे मेन है 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा का इंडियन होम रूल सोसाइटी, जिसी में इंडिया हाउस था और जहां पर सावरकर जी ने रह करके अपनी बुक्स लिखी, भारत का स्वतंत्रता संग्राम। और इसी कड़ी में और आगे बढ़ते हैं। मदन लाल ढींगरा की हत्या के बाद ये संस्था बंद हो जाती है, हम लोग अमेरिका में सेटल हो जाते हैं और गदर पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं। तो 1913 में सोहन सिंह भकना और लाला हरदयाल की संस्था है गदर पार्टी, सैन फ्रांसिस्को में जिसका मुख्यालय था। ये हमने पहले दौर में ही किया। गदर पार्टी का मेन उद्देश्य था, और एक और चीज बता दें, 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। तो प्लान ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब अंग्रेज युद्ध में इन्वॉल्व है, उलझा हुआ है और हम उसके बंदी हैं, तो क्यों ना मौके पर चौका मारा जाए, लोहा गर्म है, क्यों ना हथौड़ा मारा जाए। अंग्रेज युद्ध में इन्वॉल्व है तो बहुत अच्छा मौका है आजादी के लिए। तो भारत में चूंकि संस्थाएं वगैरह बंद है, उतना ज्यादा वहां लिबर्टी नहीं है, तो विदेशों में जो हमारे संगठन है वो क्यों ना एनर्जी कलेक्ट करें और भारत में उसको यूज करें। गदर पार्टी ने यही प्लान किया। इनका पेपर था गदर, जो कई भाषाओं में प्रकाशित होता था। उस पेपर के कई पंपलेट, छोटे छोटे पंपलेट बनाए जिसमें लोगों को मोटिवेट करना था आजादी के लिए। तो आजादी एक दिन में नहीं मिली,
बहुत प्रयास करने पड़े, बहुत ऐसे नाम हैं जिनको हम नहीं जानते, ऐसी कुर्बानियां, उनका सुनना ही उनके लिए श्रद्धांजलि है। तो गदर पेपर के पंपलेट बांटने के लिए गदर पार्टी के कई क्रांतिकारी जो 300 से भी ज्यादा रहे होंगे वो लाहौर आते हैं। 1915 के आसपास ये सब शुरू होता है। तो उसी बीच वो अरेस्ट कर लिए जाते हैं और उन पर मुकदमा चलता है, पहला क्रांतिकारी मुकदमा लाहौर का मुकदमा, लाहौर केस। 1915, 1916, 1917 3 साल लग जाते हैं उनको सजाएं देने में। इतिहास का सबसे बड़ा मुकदमा है लाहौर का मुकदमा, जिसे बड़े स्तर पर गदर पार्टी के जो समर्थक हैं वो काले पानी की सजा होती है। देखते देखते 1917 आ जाता है और धूम धड़ाका शांत हो जाता है। दबे पांव पीछे से महात्मा गांधी आ जाते हैं। 17 हो गया, गांधी जी आ चुके हैं, साबरमती आश्रम बना चुके हैं। अच्छा, एक भी बात, बहुत ज्यादा मिर्चा खाओ, तीखा खाओ तो फिर होता है थोड़ा सा नमक मिल जाए, थोड़ा सा मीठा मिल जाए, कुछ मीठा हो जाए, क्योंकि ये हमारी साइकोलॉजी है। तो इधर काफी शोरगुल हो रहा था, बहुत ज्यादा शोरगुल हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमें शांति पसंद व्यक्ति है। तो अब व्यक्ति हो गया, बहुत हो गया, पटाखे बंद करो मेरे भाई, शांत रहो। इसी बीच गांधी जी ही आ गए शांति के साथ। तो गांधी जी का जो तरीका था वो चूंकि कंट्रास्ट था, हम इस तरीके से लंबे समय से जुड़े हुए थे, सफलता भी बहुत ज्यादा नहीं मिली। तो इधर गांधी जी ने अपनी राजनीतिक पारी शुरू की। देखिए यहां से अगर इसको हम ए मान लें, एक मिनट, इसको अगर हम ए मान लें तो जहां से खत्म हुआ वहां से गांधी जी ने अपनी बैटिंग करना शुरू कर दी बी। अगर ध्यान दीजिएगा ध्यान से, इधर लाहौर मुकदमा क्लोज हुआ, इधर गांधी जी की यात्रा शुरू हो चुकी। यहां से गांधी जी ने अपनी फर्स्ट इनिंग शुरू की, चंपारण आंदोलन 17। चंपारण आंदोलन सफल रहा, अहमदाबाद मिल आंदोलन सफल रहा, खेड़ आंदोलन सफल रहा, पहली हैट्रिक कंप्लीट। इसी बीच रोड एक्ट कानून आ गया, विरोध हुआ। गांधी जी ने अखिल भारतीय हड़ताल दिवस मनाना शुरू किया, अनाउंस किया 6 अप्रैल को। 8 अप्रैल को गांधी जी हरियाणा के पलवल में अरेस्ट हो जाते हैं। गांधी जी भी इस आंदोलन से बाहर। ऐसी स्थिति में गांधी जी जेल में होते हैं। बाद में आगे चल करके फिर वो दोबारा से वापस आते हैं। इसी बीच मुस्लिम लोग खिलाफत आंदोलन शुरू कर देते हैं। गांधी जी खिलाफत आंदोलन को ही अशोक आंदोलन से जोड़ देते हैं, क्योंकि वक्त आ गया था अंग्रेजों का विरोध किया जाए। तो यहां से गांधी जी 1920 में अशोक आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत कर देते हैं। अशोक आंदोलन गांधी जी का दूसरा राष्ट्रीय आंदोलन था और 5वां आंदोलन था, और ये एक सफल आंदोलन था। लेकिन फिर भी इस आंदोलन को भी किसी की नजर लग गई। ये आंदोलन चलता रहा, बढ़िया था, लेकिन चोरी चोरा कांड जो हुआ था वो इस आंदोलन का टर्निंग पॉइंट था। 1922 में गांधी जी का अशोक आंदोलन क्लोज हो गया और उसकी कई वजह थी। गांधी जी ने इसके लिए अपने को दोषी माना, वो जेल में चले गए। जो सीनियर थे उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर स्वराज पार्टी बना ली, लेकिन जो युवा था जो गांधी जी के साथ था, गांधी तुम संघर्ष तो करो, हम तुम्हारे साथ हैं, वो ठगा सा ठगा रह गया। तो अचानक गांधी जी के आंदोलन छोड़ने के कारण वो आजादी एक्सप्रेस जिसको गांधी जी चला रहे थे, अचानक चेन पुलिंग हो गई, चोरी चोरा जैसी घटना घटी। गांधी जी ने चाबी बंद कर दी, अब ट्रेन तुम्हारे हवाले साथियों। तो ऐसी स्थिति में हमने पहले का आजादी का आंदोलन कभी रुका नहीं, ड्राइवर बदल गया। अब जो यूथ है, युवा है, वो आया, उसने कहा कि गांधी जी नहीं है तो क्या, अब इस आंदोलन को हम शुरू करेंगे। यहां 24 मैंने इसलिए डाला क्योंकि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई, लेकिन अगर 22 भी लिखे तो भी कोई बुरा नहीं समझने के लिए, क्योंकि 1922 में गांधी जी ने जैसे अशोक आंदोलन बंद किया, 23 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। तो उत्तर भारत का जो युवा था, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र नेहड़ी, रोशन सिंह, सचिन नाथ सान्याल, एक लंबी लिस्ट है। तो उन्होंने प्लान बनाया कि ऐसे तो काम चलेगा नहीं, गांधी जी है नहीं। अब गांधी जी हाशिए पर हो गए, ये लोग अब मेन हाईवे पे आ गए। अब उन्होंने आंदोलन को खुद संभाला और 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एक संस्था की स्थापना की। इससे पहले भी कई संस्थाएं बनी थी पहले दौर में, चाहे वो अभिनव भारत हो, चाहे वो जिम सोसाइटी हो, चाहे वो अनुशीलन कमेटी हो। तो वही ये सेकेंड दौर की इनिंग है, सेकेंड इनिंग जिसको बोल सकते हैं, सेकेंड पार्ट।
इसमें एक नई संस्था आई जिसको शुरू किया चंद्रशेखर आजाद ने और भगत सिंह ने। तो यहां से आंदोलन शुरू होता है और उसकी शुरुआत होती काकोरी कांड से। सरकारी जो खजाना था उसको लूटने का प्लान बना के, पैसा था नहीं, हथियार लेने थे। तो काकोरी कांड में जाहिर सी बात है कि बड़े स्तर पर हमने अपनों को खोया और 4 लोगों को फांसी हो गई। चंद्रशेखर आजाद अपने नाम के अनुरूप आजादी रहे, एक नई प्लान के अकॉर्डिंग उनको वहां से निकलना था। आगे चलकर के उनको भगत सिंह का फिर साथ मिलता है और 1928 में HRSA हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली के प्रगति मैदान में 1928 में करते हैं और वहां से आंदोलन फिर शुरू होता है। 28 तक आते आते एक तरफ क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा है, गांधी जी का इसमें कोई आंदोलन नहीं चल रहा है, वो अभी या तो जेल में है या चरखा काट रहे हैं, अब वो आंदोलन से बाहर है, अब बच्चे बैटिंग कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि हो क्या रहा है, क्योंकि इस समय वो आउट ऑफ पिच है। तो ऐसी स्थिति में इधर सामन कमीशन भारत में आना शुरू होता है 1928 में। सामन कमीशन का विरोध होता है, सामन गो बैक, क्योंकि सामन कमीशन में 7 मेंबर थे, 7 अंग्रेज थे। 2 बार भारत में आया था, एक बार मार्च अप्रैल में, एक बार अक्टूबर के आसपास, और जगह जगह आपने इसका विरोध किया और इसी विरोध में लाठीचार्ज हुआ। लाला लाजपत राय हो गए गो बैक। भगत सिंह के वो आइडियल थे, भगत सिंह ने सैंडर्स को किया गो बैक, मारना था शार्प को, मर गया सैंडर्स। भगत सिंह पर लाहौर मर्डर केस का मुकदमा शुरू होता है। 23 अप्रैल 1931 को उनको भी फांसी हो जाती है। फरवरी 1931 में चंद्रशेखर आजाद भी सुसाइड कर लेते हैं जब कोई ऑप्शन नहीं मिलता। तो ले लेकर के हम कह सकते हैं बड़े स्तर पर जैसे जैसे 1930 आने लगता है, क्रांतिकारी आंदोलन जितनी तेजी से आता है उतनी तेजी से जाता है। आखिरी क्रांतिकारी हैं जिनका जिक्र करना पड़ेगा, मास्टर सूरसेन, चिटगांव क्रांति के नायक। उन्होंने भी शुरू किया था गांधी जी के नमक आंदोलन के साथ साथ। 31 में उनको भी फांसी हो जाती। कहना यही चाहते हैं कि गांधी जी के भारत में आने से पहले क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हुए, जैसे ये बंद हुए वैसे गांधी जी ने अपना आंदोलन शुरू किया चंपारण से। अशोक आंदोलन जैसे ही बंद हुआ वहां से क्रांतिकारी आंदोलन की सेकेंड पारी शुरू हुई और जैसे 1930 आया, एक लंबा समय बीत गया था। गांधी जी ने अपने नए आंदोलन के लिए कोई जल्दबाजी नहीं की, जब लगा लोहा गर्म है तभी उन्होंने चोट की। 1930 तक आते आते बहुत चीजें बदल चुकी थी। सामन कमीशन लौट गया था, नेहरू रिपोर्ट हमने प्रेजेंट की, हमारा पहला संविधान था, अंग्रेजों ने उसको फाड़ के फेंक दिया। हमने दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन किया, पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में उसको मनाया। यहीं से एक आंदोलन का जन्म हुआ कि वक्त आ गया हमें एक नया आंदोलन करना पड़ेगा, इसका लक्ष्य है पूर्ण स्वराज। उस आंदोलन का नाम है सबने अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसको चलाने का जिम्मा दिया गया महात्मा गांधी को। यानी एक बार फिर गांधी जी अपनी नई पारी के साथ आने वाले थे। क्रांतिकारी आंदोलन अब धीरे धीरे थमने लगे थे। नमक का एक मुद्दा भी मिल गया, नमक के बहाने गांधी जी ने सेकेंड इनिंग शुरू की। इधर गांधी जी आगे बढ़ते गए, उधर क्रांतिकारी आंदोलन छटता गया। तो इस तरीके से कह सकते हैं सी के बाद फिर एक बार डी आएगा, सी के बाद फिर डी आएगा। तो ये एक सीरीज है, अल्टरनेट सीरीज है। यानी सबसे पहले क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हुए ए, जैसे खत्म हुए गांधी जी की पहली इनिंग शुरू हुई बी, गांधी जी की इनिंग जैसे खत्म हुई सेकेंड इनिंग इनकी शुरू हो गई, और जैसे इनकी खत्म हुई वैसे गांधी जी ने अपना आंदोलन शुरू किया। 30 और 47 के बीच शुरुआत के 1 साल को निकाल दें, भारत में फिर कोई क्रांतिकारी आंदोलन आपको मिलता नहीं। सूरसेन की फांसी के बाद उसकी वजह यह थी गांधी जी के कारण कोई भी अब युवा क्रांतिकारी से लेना नहीं चाहता था, क्योंकि एक इमेज बना दी गई थी कि ये चलते कम है, धूल ज्यादा उड़ाते हैं। तो लेकिन अपनी बात को कहने के लिए उन्होंने साहित्य का और दर्शन का रास्ता अपनाया। कई ऐसे क्रांतिकार थे जो साहित्यकार बन गए, चाहे वो यशपाल हो, चाहे वो नागार्जुन हो, चाहे वो जैनेन्द्र हो। इन्होंने अपनी बात अब बंदूक से नहीं कलम से कहना शुरू की कि सिंहासन खाली करो, ये जनता आती है। तो ये सारी बातें जो थी जो आपको मुझे बतानी थी, कहने को ये सब चीजें किताबों में है,
लेकिन तभी समझ में आती है जब बड़े लेवल पर आप इस पर काम करें। तो इतना अगर आपने समझ लिया तो एक आइडिया बन गया होगा कि स्वतंत्रता संग्राम में वास्तव में क्या हुआ था। उसका जिस मकान में आप रहने जा रहे हैं, अगर उसका ब्लूप्रिंट दिमाग में है कि कितने फ्लोर का है, कहाँ पे कौन सा कमरा है, रहना और सोना बहुत आसान है। तो जिस विषय को आप पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे तो उसमें धार जब लाएंगे तो हमें ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि क्या है और क्या नहीं है, इनके बीच का जो अंतर है उतना स्पष्ट हो। तो ये आज मुझे शेयर करना था। तो अपने तीनों विषयों पर हमने एक इंट्रोडक्शन आपको दे दिया कि इनके साथ हमारा क्या अनुभव है और क्या मुझे इसमें आपको देना है। प्रश्नों का स्वरूप वही रहेगा जो होना चाहिए। हमने कई बार इशारा किया, सब्जेक्ट कोई भी हो, प्रेजेंटेशन वैसे रहेगा, बस आप हर इवेंट को डीपली समझें और वो पढ़ें जो सबसे इंपॉर्टेंट है नए नए तरीके से। तो साथ में बने रहेंगे जब तक एग्जाम आपका नहीं होता है। 3 महीना एक टारगेट लेके चल रहे हैं, लेकिन मंडे से प्रॉपरली हम शेड्यूल में आ जाएंगे और नेक्स्ट जो क्लास होंगी वो अपने स्वरूप की होंगी, वो भी अपने विषय में आपको थोड़ा रूबरू कर दें। बस आपका काम है कि 599 के चक्कर ना पड़े, 99 के फेम ना पड़े। छोटा सा अमाउंट है, इसमें अगर आप दिमाग लगाएंगे तो बड़ी दिक्कत, क्योंकि जो एनर्जी है, जो नॉलेज है, उसका कोई मूल्य नहीं, वो केवल आपसे जुड़ने का मीडियम है। अगर आपको लगता है कि पैसा कई जगह जा रहा है तो ठीक, नहीं तो आपने दूसरे को मौका दें, लेकिन यही कम से कम, क्योंकि जब तक हम कुछ देते नहीं है मन नहीं लगता है, क्योंकि जहां धन होता है वही मन और तन होता है। इसीलिए कोई चीज अगर फ्री में होती है तो हम उसकी वैल्यू को नहीं समझते। आप जुड़े रहें, टाइम से बैठने के लिए आ जाए 5:30 के आसपास, तो वो दिया रहेगा तो पता रहेगा कि हाँ यार सर को दिया था इसलिए पढ़ना है। वो तो एक बहाना है, लेकिन इसी बहाने एक अटैचमेंट जरूरी है, जिससे अनुभव और मेहनत दोनों साथ हो, तब गेंद बल्ले पे आए और ढेर सारे रन बने। इन सारी बातों के साथ हमारी मुलाकात आपसे फिर नेक्स्ट रोल में होगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए, मस्त रहिए। सभी लोगों को ढेर सारा धन्यवाद, आशीर्वाद। जय हिंद, जय भारत।